नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर मैं हाजिर हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2024 के लिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार करेंगी वितरित। बाद में राष्ट्रपति ओडिशा में कई कार्यक्रमों में लेंगी भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए थे नए कानून। संसद में आज गतिरोध खत्म होने की संभावना। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई विषयों पर होगी चर्चा। कई अहम विधेयक भी किए जाएंगे पेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में गुस्सा। आज दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। यूपी के भी कई शहरों में प्रदर्शन। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिगुकेश और डिंग लिरेन के बीच आज 7वें दौर का मुकाबला। 6 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर 7.5 अंक बनाने वाला बनेगा विश्व चैंपियन। और आइए समाचार की शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में चला आ रहा गतिरोध आज खत्म होने की संभावना है। उम्मीद है कि दोनों सदनों में अब प्रश्नकाल भी चलेगा। अहम विषयों पर चर्चा के साथ साथ विधायी कामकाज में भी पूरा होगा। सदन की कार्यसूची की बात की जाए तो आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में 2 विधेयक बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 और रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगी। विधेयक के माध्यम से बैंक से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन होंगे। विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 और बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 में और संशोधन करेगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। राज्यसभा में 2 विधेयक तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र से संबंधित विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। इस विधेयक के माध्यम से तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास अधिनियम 1948 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण तथा उससे संबंधित मामलों में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अहम पत्र पेश किए जाएंगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही में लगातार विपक्ष के हंगामे के कारण बढ़ते व्यवधान के बाद कल यानी कि सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने को लेकर सहमति बनी। इससे पहले कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सभी दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए क्योंकि जनता सदन को सुनना चाहती है। हम सब मिलकर के पार्लियामेंट को अच्छा से चलाएं। देश सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि हमारा सांसद कैसे काम करते हैं। इसलिए सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है, हम अच्छी तरह से उपयोग करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान पीएम देश में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मंगलवार को होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए स्थानीय प्रशासन जोर शोर से लगा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के सामने नए भारत के नए कानूनों के सफल कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन किया जाएगा, तो साथ ही पीएम मोदी इसकी समीक्षा भी करेंगे। विक्टिम्स के लिए भी इसमें बहुत सारी प्रावधान हैं, जैसे विक्टिम्स को कॉपी की एफआईआर की कॉपी देना, उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना, चार्जशीट की कॉपी देना, उसको हमेशा साथ लेके चलना। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम को लागू किया गया है और ऐसी बहुत से प्रोविजंस हैं जिसमें लोगों को, विक्टिम्स को, कंप्लेनेंट्स को अब सहूलत दी गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको अब रिव्यू करने और पूरे देश को समर्पित करने आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारी बहुत मोटिवेशन बढ़ती है और हम कोशिश करेंगे कि ये नए कानून पूरे लेटर एंड स्पिरिट में आगे भी इम्प्लीमेंट हो जाए। नागरिक प्रथम, सम्मान प्रथम और न्याय प्रथम की भावना से बने ये कानून अब पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू हो रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ये संदेश भी देंगे कि ये नए भारत के नए कानून न सिर्फ देश को अपराध मुक्त बनाएंगे, बल्कि साथ ही विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम साबित होंगे। बीते 1 जुलाई से देश भर में लागू हुए तीनों नए आपराधिक कानून दंड की जगह न्याय देने के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके जरिए न सिर्फ ट्रायल तेजी से हो रहा है, बल्कि अपराधियों को तेजी से सजा भी मिल रही है। अब 5 महीने बीत चुके हैं और चंडीगढ़ पुलिस में तकरीबन 900 से ऊपर एफआईआर्स कर चुके हैं और सबसे खुशी की बात है कि 4 कन्विक्शंस भी हो चुके हैं। पहले पुराने कानूनों में 4 कन्विक्शंस होना 5 महीने में बहुत ही मुश्किल काम था, बट अब वो मुमकिन हो पाया है। भारत में भी अब जल्दी न्याय मिलेगा, जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी और सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टाइम बाउंड तरीके से काम करेगा। आपराधिक न्याय प्रणाली को चलाने वाले लगभग 150 वर्ष पुराने कानूनों में बदलाव करते हुए देश की संसद ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपनी मंजूरी दी थी। इन नए कानूनों के लागू होने से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब तारीख पर तारीख नहीं मिल रहे, बल्कि स्पीडी ट्रायल के जरिए स्पीडी जस्टिस मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर आज नई दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर वे दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सरकार के 16 परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण करेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले और बीएल वर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि हर साल 3 दिसंबर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगता क्षेत्र में असाधारण प्रतिबद्धता और उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और राज्य, जिला, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। ये कार्यक्रम न केवल दिव्यांग व्यक्तियों के संघर्ष और सफलता की कहानियों का जश्न मनाता है, बल्कि सशक्तिकरण, समावेश और समानता के संदेश को भी सच्ची प्रगति के स्तंभों के रूप में रेखांकित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 7 दिसंबर तक ओडिशा का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू की नई प्रतिमा का अनावरण करेंगी और भुवनेश्वर में आदिम ओवर जारपा जाहेर का दौरा करेंगी। 4 दिसंबर को राष्ट्रपति पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगी। वह पुरी के गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय के 75वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगी। उसी दिन वह पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना दिवस समारोह और ऑपरेशनल प्रदर्शन में शामिल होंगी। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति ओडिशा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वो भुवनेश्वर में नए न्यायिक न्यायालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगी। 6 दिसंबर को राष्ट्रपति उपरबेड़ा में छात्रों और ग्रामीणों से बातचीत करेंगी। उसी दिन रायरंगपुर में वो महिला महाविद्यालय रायरंगपुर की छात्राओं और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगी।
7 दिसंबर को राष्ट्रपति बंकिरिपोसी गोरुमहिसानी, बुरामारा चाकुलिया और बादाम पहाड़ केंदुझारगढ़ रेल लाइन, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र रायरंगपुर, दंडबोस हवाई अड्डा रायरंगपुर और उपमंडल अस्पताल रायरंगपुर सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगी। भारतीय रेलवे ने एसी स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब सफर के दौरान यात्रियों को स्वच्छ इस्त्री किए गए उच्च गुणवत्ता वाले लिनन और बेडरोल दिए जाते हैं। रेलवे ने नवीनतम तकनीक का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया है कि हर उपयोग के बाद लिनन को मशीन से धोया और साफ किया जाए। दुर्ग के कोचिंग डिपो में 4 टन क्षमता वाली लॉन्ड्री यूनिट से यात्रियों को स्वच्छ लिनन मिल रहा है। देखिए संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रेनों की एसी कोच में सफर करते समय यात्रियों को दिया जाता है एक लिनेन सेट। लिनेन सेट में होते हैं बेडशीट से लेकर कंबल और तकिए। दुर्ग कोचिंग डिपो में 4 टन क्षमता वाली लॉन्ड्री यूनिट से मिल रहा है स्वच्छ लिनेन। ट्रेनों के वातानुकूलित कोचों में दिए जा रहे हैं हैंडलूम के उच्च गुणवत्ता वाले बेडशीट्स। बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे से लाखों की संख्या में लोग हर दिन सफर करते हैं। ट्रेनों में दी जाने वाली चादर और कंबलों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर यात्रियों की बढ़ती चिंताओं के बीच भारतीय रेलवे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर और दुर्ग कोचिंग डिपो में क्रमशः 3 टन और 4 टन क्षमता वाली लॉन्ड्री यूनिट स्थापित की गई है। यहां पर न्यूनतम 2 शिफ्ट में काम किया जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने वाली ट्रेनों में हर रोज लगभग 16,000 लिनेन सेट लोड किए जाते हैं। हमारे पास ट्रेन में जो गंदे बेडशीट या लिनेन सारे आते हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं। वॉशिंग होने के बाद फिर ये सारा लिनेन जो है हम कैलेंडरिंग मशीन, जो कि एक आयरनिंग मशीन होती है, उसमें डाल के फिर उसमें से जो लेडीज़ हैं उनके द्वारा उसको फोल्ड किया जाता है। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया यह संयंत्र पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और स्टीम के जरिए इस मशीन से बेडशीट, टॉवेल और पिलो कवर की धुलाई की जाती है ताकि यात्रियों को पूरी तरह से स्वच्छ और हाइजीन बेडरोल उपलब्ध कराई जा सके। इन बेडरोल को साफ करने से पहले इनका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद मशीन में डालकर इन्हें साफ किया जाता है। धुलाई के बाद मशीनों की मदद से ही ये बेडरोल प्रेस होकर बाहर निकलते हैं, जिन्हें पैक कर ट्रेनों में भेज दिया जाता है। इस कार्य को संपादित करने के लिए करीब 100 कर्मी यहां कार्यरत हैं, जो तीनों शिफ्ट में अपनी सेवाएं देते हैं। उच्च क्षमता वाले इस संयंत्र से प्रतिदिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से 12,000 बेडशीट, 6,000 टॉवेल और 6,000 पिलो कवर की धुलाई की जाती है। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि ये बहुत हाई कैपेसिटी लॉन्ड्री है और हमारे आसपास में जो भी रिक्वायरमेंट है लिनेन का, जैसे रनिंग रूम, लॉबी वगैरह का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं और हमारी सारी ट्रेनें भी कवर हो रही हैं। रायपुर डिवीज़न अपनी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से इस लॉन्ड्री के द्वारा पूरा कर रहा है। संयंत्र के स्थापित हो जाने से रायपुर में डिवीजन की दूसरों पर आत्मनिर्भरता खत्म हुई है और डिमांड पर बेडरोल की सप्लाई दूसरी जगहों पर भी की जाती है। ट्रेनों में दी जाने वाली चादर और कंबलों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर यात्रियों की बढ़ती चिंताओं के बीच रेलवे ने नए प्रौद्योगिक, बेहतर और लॉजिस्टिक यात्री केंद्रित सेवाओं को निरंतर प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अपने सहयोगी फारूक के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज छत्तीसगढ़। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में बदायूं के जामा मस्जिद मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 30 नवंबर को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने बहस में अपनी दलील रखी थी, लेकिन बहस पूरी ना होने की वजह से आज फिर से मुस्लिम पक्ष को अपनी दलील रखने का अवसर दिया जाएगा। बता दें कि यह मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया है कि वर्तमान में मस्जिद वाली जगह पर पहले भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर था। साथ ही मुकेश पटेल ने विवादित स्थल पर पूजा पाठ की इजाजत भी मांगी है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद 850 वर्ष पुरानी है।
4 दिसंबर को ओडिशा के पुरी में भारतीय नौसेना दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। ओडिशा के तट पर नौसेना रोमांचक प्रदर्शन करेगी। इस समारोह में 15 युद्धपोत, 40 से ज्यादा विमान, पनडुब्बियां और मरीन कमांडो शानदार प्रदर्शन करेंगे। देखिए पुरी से डीडी न्यूज संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना नेवी डे मनाती है और इसका जश्न इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की तैयारी जोरों पर है। 4 दिसंबर को ओडिशा के पुरी में भारतीय नौसेना दिवस आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ऑपरेशन डेमो के जरिए नौसेना अपने नौसैनिक बेड़े की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हर साल 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की शक्ति और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होगी। साथ ही ओडिशा राज्य के ऐतिहासिक समुद्री महत्व को भी उजागर किया जाएगा। भारतीय नौसेना आज हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार और सबसे पहले प्रतिक्रिया के लिए जानी जाती है। भारतीय नौसेना ने इस साल अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिघाट का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना मेक इन इंडिया में भी अग्रसर है। विभिन्न भारतीय शिपयार्ड में 62 जहाज और 1 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के विजन 2047 का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना स्वदेशी हथियारों और तकनीकों साथ युद्धपोतों के निर्माण पर बल दे रही है। We are talking of 96 ships and submarines which are likely to be inducted in the next 10 years. इसी साल फरवरी में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय मिलन का आयोजन किया, जिसमें लगभग 50 देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया। इस मिलन ने विश्व स्तर पर भारत और भारतीय नौसेना की छवि को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। भारतीय नौसेना ने मित्र देशों के साथ भी संपर्क किया और बड़ी संख्या में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास किए। भारतीय नौसेना ने विभिन्न समय में अलग अलग तरह से मानवीय सहायता प्रदान करके विभिन्न देशों के नागरिकों की रक्षा की है। भारतीय नौसेना ने हिदाया चक्रवात के दौरान तंजानिया और टाइफून यागी के दौरान म्यांमार को भी मानवीय सहायता प्रदान की है। भारतीय नौसेना अपने अदम्य साहस को 4 दिसंबर को पूरे देश के सामने प्रदर्शित करेगी। मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी पिलर इंडियन नेवी है क्योंकि पिछले कई सालों से नेवी वो सर्विस है जो अपने सारे प्लेटफॉर्म्स भारत में ही निर्माण करने की कोशिश करती है और आज भी 60 से ऊपर ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, वॉरशिप्स और सबमरीन्स इंडियन नेवी के भारतीय शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ पुरी उड़ीसा से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। दक्षिण भारत में आए चक्रवात तूफान फेंजल के चलते भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ए नमसिवयम ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ये निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चक्रवात फेंजल के कारण पुडुचेरी और तमिलनाडु को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पुडुचेरी में 48% बारिश हुई है और राज्य में 10,000 हेक्टेयर फसल खराब हुई है। फिलहाल पुडुचेरी ने राहत बचाव कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राशन कार्ड होल्डर्स को 5,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान फेंजल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी तबाही मचाई है। इसके प्रभाव से पिछले 2-3 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में भूस्खलन के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन के बाद NDRF की टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है। तो तिरुवन्नमलाई में भूस्खलन की घटना सामने आई है जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है। बचाव अभियान जारी है। NDRF की टीम, SDRF की टीम लगातार लगी हुई है। लोगों को विस्थापित करने में राहत और बचाव का कार्य भी चल रहा है, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक चक्रवात फेंजल के कारण पुडुचेरी और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और इधर केरल के अल्लपुझा में सड़क दुर्घटना में 5 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। कायमकुला जा रही KSRTC की फास्ट पैसेंजर बस अल्लपुझा की ओर जा रही छात्रों की कार से टकरा गई।
हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक अलपुजा मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के छात्र थे। यह हादसा कल रात भारी बारिश के दौरान हुआ। और बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास मामले में बचाव करने वाले अधिवक्ता रमन रॉय पर बर्बर हमला किया गया है और उनकी हालत बेहद गंभीर है। कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने कहा, रमन रॉय का एकमात्र कसूर ये था कि वो इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास का कोर्ट में बचाव कर रहे थे। इस्लामवादियों ने उनके घर पर हमला किया। इस्कॉन कोलकाता प्रवक्ता ने दावा किया कि इस हमले में रॉय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वो फिलहाल ICU में है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में ICU में भर्ती रॉय की एक तस्वीर भी साझा करते हुए रमन रॉय के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में 2 दिसंबर से निर्वाचन आयोग के सालाना खेल सप्ताह की शुरुआत हुई। 7 दिसंबर तक चलने वाले इस खेल सप्ताह में 6 खेलों को शामिल किया गया है। इस बार पहली बार फुटबॉल के खेल को भी इसमें स्थान मिला है। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलकूद के माध्यम से कर्मचारियों के मानसिक दबाव को कम करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच में अपने लिए समय निकालना सबसे मुश्किल चुनौती है। फिर कार्य का रोजाना जिंदगी में युद्ध स्तर पर जारी रहना इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। लेकिन इसी समस्या का एक अक्स खेल कूद से जुड़कर आगे बढ़ना भी है और इसी बात को अपने अंदर समेटे निर्वाचन आयोग खुद को हर बार सामने लाता रहा है। दिल्ली के सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार से निर्वाचन आयोग के सालाना खेल सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत 6 खेलों बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस को सामने रखा गया। निर्वाचन आयोग की कोशिश इन खेलों के माध्यम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और कार्य के प्रति बेहतर तरीके से वह खुद को सामने रख सके, इस उद्देश्य की पूर्ति करना है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही सारे कैरेक्टर्स को एक व्यक्तित्व में लेके आती है। वो कैसे खेल को खेलना है, कैसे डिसिप्लिन होना है, कैसे हार जीत की भावना को लेना है, हारने पर भी अगली तैयारी करनी है जीतने की, जीतने पर भी बहुत घमंड नहीं करना है, फिर टीम वर्क में खेलना है। तो ये सब चीज़ें सिखाती है स्पोर्ट्स और हम बहुत शिद्दत के साथ इसको हर साल मनाते हैं। वहीं कर्मचारियों में भी इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह चरम पर दिखा और सभी ने एक स्वर में माना कि इस तरह का आयोजन उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। पर्सनली ऐसा लगता है कि कमीशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ये टीम वर्क की भावना को इम्प्रूव करता है, उसे आगे बढ़ाता है, एक दूसरे के साथ काम कैसे करना है और इतना वर्क प्रेशर में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, फोकस करने में बहुत मदद करता है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ और हर साल और बढ़ के हमें हमारे लिए बहुत कुछ किया जाता है और बहुत मज़ा आता है। पूरा एंजॉय करते हैं हम 7 दिन। मतलब लड़कियां लड़के सब अपने गेम में पूरा फोकस करते हैं। इससे हमारे इलेक्शन के आगे जब काम होता है तो उसमें हम पूरा दिल से काम करते हैं। ये प्रतियोगिता 7 दिसंबर तक चलेगी और इसमें लगभग 320 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिला खिलाड़ियों की भागीदारी भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, जो महिला सशक्तिकरण की तस्वीर को भी सामने रखता है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस तरह के आयोजनों में हर साल खेलों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहे, ताकि खेल के साथ फिटनेस और फिट मस्तिष्क के साथ बेहतर तरीके से कार्य को कार्यान्वित करने की शैली में तेजी आए। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। इधर हरभजन सिंह का मानना है कि एडिलेड में होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम ही जीत दर्ज करेगी। हरभजन ने कहा कि अगर भारतीय टीम उसी अंदाज में खेली जैसा पर्थ में खेली थी तो भारतीय टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हरभजन से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लीग स्टार्ट हो रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं लीग के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह। हरभजन, टेनिस बॉल से ही हम सब बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, एक एसोसिएशन रहती है टेनिस बॉल के साथ, और टेनिस क्रिकेट लीग को किस तरह से देख रहे हैं? ये ऑब्वियसली ये एक ऐसा टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं, वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लीग, जिसमें हम यूथ को मौका दे रहे हैं, जो गांव-गांव में जहां क्रिकेट होती है
मैदान कम होते हैं, बट वहाँ टेनिस बॉल तो ज़रूर होती है, रबर बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। तो हम उन सभी युवाओं को, उस टैलेंट को इकट्ठा करके एक मंच देना चाहते हैं जिस पे आके वो खेलें और अपना टैलेंट दिखाएं। तो ये मुहिम शुरू करी है, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा टैलेंट जो है हमें यहाँ इस लीग से मिलेगा और जो देश को आगे लेके जाएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे, कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कि लेदर बॉल से हिट होने से सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो आपको लगता है कि टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने में वो एक बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है? देखिए, शुरुआत सबकी वहीं से होती है, डर सबको लगता है, बट वो जब आप खेलना शुरू कर देते हो तो फिर डर बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि मज़ा ही इतना ही आने लग जाता है। तो ये, लेकिन हमारा मानना ये है कि जब आप किसी भी बच्चे को आप शुरुआत करवाते हो तो ये टेनिस बॉल से या रबर बॉल से ही करवाते हैं, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे लेदर बॉल में भी एडजस्ट हो जाता है। बहुत सारा टैलेंट हमने देखा है, जसप्रीत बुमराह, मुनाफ पटेल, धोनी, ये सारे तो टेनिस बॉल से आए हैं। हमने खुद टेनिस बॉल से शुरू करी है, तो उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत सारा टैलेंट जो है इस लीग से मिलेगा। डर की बात करें तो पर्थ एक ऐसा ट्रैक था जिस पर कि डर लगता था, लेकिन वहाँ पर विराट कोहली की सेंचुरी भी आई, भारत ने शानदार जीत भी दर्ज की। तो अब एडिलेड टेस्ट में आगे क्या देखते हैं टीम के लिए? एडिलेड में भी जीत देखता हूँ मैं तो, और मुझे लगता है कि जो पर्थ था वो शायद सबसे मुश्किल वाला वेन्यू था, और उम्मीद करता हूँ कि जैसी क्रिकेट वहाँ खेली उसका अगर सेम तरीके से क्रिकेट खेली हमने एडिलेड में भी, तो वहाँ भी झंडा जो है वो इंडिया का ऊंचा रहेगा। और देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।